हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे हिंदी मीडियम के रिजल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, इन्हांस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ऑलराइट, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में 10 से 12 सालों का रिजल्ट देखें तो हिंदी मीडियम का जो यूपीएससी का रिजल्ट रहा है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहा है। ऑलमोस्ट जो 2, 4, 5, 10 लोग का सिलेक्शन होता है उनको आप अपवाद मान करके चलिए, एक्सेप्शंस, राइट। एक्सेप्शंस को हिंदी में अपवाद कहते हैं, राइट। तो आप ये देखिए कि जनरल ट्रेंड क्या रहा है कि कौन से मीडियम से सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो 1.5 ईयर्स तो आपको प्रिपेयर करने में लगता है, सिलेबस को कंप्लीट करने में लगता है, रिवाइज करने में लगता है, तब आप एग्जाम देते हो। ऑलराइट, तो आप ये सोचिए कि इसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। नोबडी कैन बी 100% श्योर अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ माय प्रिपरेशन, राइट। बट कम से कम हमें ये अंदाजा तो लग सकता है कि यूपीएससी की रिपोर्ट खुद ये बताती है कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम के सिलेक्शन का रेशियो क्या है। तो ये अब आपको अपनी वॉइस, अपनी दिमाग से आपको सोचना है कि आप अपना मनी, अपना वक्त, राइट, अपने फाइनेंसेस कहां पर आप लगा रहे हो, अपनी एनर्जी को कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे क्या आउटपुट निकल के आने की संभावना ज्यादा है, राइट। तो आप सोच करके, समझ करके ये अच्छे से डिसीजन लीजिए। अगर आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में स्विच करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होंगे। ऑलराइट, और हिंदी मीडियम की जितनी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग्स हैं, आपको पता है कभी भी आपको पलट करके फोन भी नहीं आएगा कि आपने हमारी कोचिंग में इतने लाख रुपए का एक कोर्स लिया था, क्या हुआ, आपका प्रीलिम्स निकला या क्या हुआ आपके साथ। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। तो आप अपने दिमाग को खुद से सोचिए और समझिए कि आप जिस प्रिपरेशन में जा रहे हैं उसमें हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो उसका रिजल्ट क्या रहा है। हिंदी और इंग्लिश हर एक लैंग्वेज का सम्मान है, ठीक है। कोई यहां पर किसी लैंग्वेज के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ एक रिजल्ट के बारे में बात करें कि अगर हम हिंदी मीडियम से इतनी लंबी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एट द एंड हमें अगर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, और अगर यूपीएससी जो एग्जाम लेता है वो खुद बता रहा है कि आप हमारी रिपोर्ट को देखिए और इसमें ये हिंदी मीडियम का रिजल्ट है, 4 लोग 5 लोग ऐसे करके सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये चीज एक समझदार इंसान को सोचने पर जरूर मजबूर करती है, राइट। अब आपको मैं बताता हूं, जितने लोगों का मैसेज आ रहा है, जो लोग रोज आंसर राइटिंग रोज मेरे को लिख करके रोज भेजते हैं, उनको इंप्रूवमेंट फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है। आप खुद ही आप लोग बता रहे हो। तो जब आप सोचो एक वीक में, 10 दिन में या 1 महीने में आपको इतना इंप्रूवमेंट फील हो रहा है कि आप एक एक अच्छे से आंसर्स को लिख पा रहे हो, फ्रेम कर पा रहे हो और आपको खुद ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, राइट। तो आप सोचो कि जब पूरा फुल कोर्स जब लॉन्च होगा और तब आप जब 6, 7, 8 महीने अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका लेवल कहां पर होगा। तो एटलीस्ट आप अपनी मेहनत को सही जगह पर तो लगा रहे हैं जहां से सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। और जितने भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, 7080407433 ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब मीडियम चेंज जो होना है उसमें सबसे पहले ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर के बारे में पढ़ना है मुझे, सबसे पहले इंग्लिश की ग्रामर पढ़नी है। मैं कहता हूं मत पढ़ो, मैं अपनी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, आप ग्रामर की तरफ ध्यान मत दो। जहां पर जितना जरूरी होगा मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आता है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी आप बोल लो, वर्ड मीनिंग बोल लो आप, ठीक है। अब इनको सबको आप अलग से याद कर रहे हो, अननेसेसरी, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे आप ये बुक है अवर पास्ट, 8th क्लास की बुक है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक है। अब जब आप इस बुक को रीड करना स्टार्ट करोगे ना, तो जैसे यहां पे कोई वर्ड आया, सपोज करिए यहां पे ये वर्ड लिखा है, टेरिटरी लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं पता हो पहले से, ठीक है। तो जब इस वर्ड को आप याद करोगे तो ये वर्ड आपको 1000 बार इसी बुक में रिपीट होकर मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ोगे, वहां पर भी यही वर्ड मिलेगा। फिर यूपीपीएससी का या यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसमें भी अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता तो भी यही टेरिटरी वर्ड मिलेगा आपको। तो जब एक वर्ड को आप याद करो, को पता है यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड है, तो अपना टाइम आप अननेसेसरी क्यों वेस्ट कर रहे हो। ग्रामर का एग्जाम नहीं देना आपको, जैसे एसएससी का एग्जाम है तो एसएससी में एक अलग लेवल की आती है ग्रामर, ठीक है ना। तो उसके लिए आप नहीं प्रिपेयर करो कि केवल आपको ग्रामर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, राइट। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, राइट। यूपीएससी का स्टैंडर्ड अलग है, एसएससी का स्टैंडर्ड अलग है, हर एग्जाम का अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राइट। तो आप इस तरीके से पढ़िए, जैसे यहां पे टेरिटरी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, तो जब इसको रीड करेंगे तो इसके कंटेक्स्ट में, इसी संदर्भ में हम इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग जब समझेंगे तो हमें चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी और उसके साथ साथ रिवीजन होता रहेगा आपको बार बार। और जब
आप इसको लिखोगे तो आपकी स्पेलिंग भी सही होने लगेगी, राइट। तो जब मैं बता रहा हूं आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर, बहुत से बच्चों को फोन आता है कि सर हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिन से हम सोच रहे हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बना रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी तो बनी रखी है लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर पा रहे, हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे। एक बच्चे का फोन आया, उसने बताया सर 1 महीने हो गए हैं मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूं, और मैं अलग रहता हूं, अकेले रहता हूं और कोई मेरे साथ नहीं रहता है, फिर भी मैं नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूं, पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट करो। तो बता बहुत सारे कंफ्यूजन है। मैंने पूछा क्यों नहीं पढ़ पा, बोला बहुत सारे सोर्सेज की कंफ्यूजन है मेरे माइंड में कि ये सोर्स पहले पढ़ूं या ये सोर्स। मैं आपको बता रहा हूं, बिगिनर हो आप स्टार्ट करो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने एनसीईआरटी स्किप की तो आपको कभी कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगी और आप हमेशा एक बुक पढ़ेंगे, फिर दूसरी बुक की तरफ जाएंगे, फिर उस कोचिंग के स्टडी मटेरियल को, फिर उस कोचिंग के स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे, बट वो आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको बहुत सारा टाइम लेकर के जाएगा। फिर वही चीजें आपकी जिंदगी में आदत बन जाएंगी। फिर आप ये करोगे नहीं, आज नहीं पढ़ते नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे, अच्छा ये सोचती वो पढ़ लेंगे। इस तरीके से आप अपने माइंड से सारी बातों को निकाल दो। आप एनसीईआरटी को ओपन करो, किसी भी क्लास की एनसीईआरटी ओपन कर लो, 6 क्लास से लेकर के किसी भी क्लास की, किसी भी सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी को ओपन करो और जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट, जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट, ठीक है ना। आपको कम से कम एक रास्ता मिलेगा। जैसे ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है तो ये आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बेस तरीके से आपको बताएगी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कहां से होती है, फ्रॉम वेयर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती कहां है, क्या पॉइंट है, कैसे आप ये पता लगाओ कि यहां पे मिडिवल हिस्ट्री एंड हो रही है और यहां से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो वो सारा कैसे बताए, एक लाइन तो होगी नहीं कि हाँ ये डेट तक आया, यहां पर मिडिवल हिस्ट्री एंड हो गई, यहां से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके पीछे क्या होगा, कुछ स्टोरी होगी, कुछ कहानी होगी, ठीक है ना, कोई मूवमेंट होगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसको मानेंगे कि हाँ ये एक लैंडमार्क मूवमेंट है, जिसमें हम ये मान सकते हैं कि यहां पे मिडिवल हिस्ट्री एंड होती है और यहां से शुरुआत होती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो जब तक आप ऐसी बुक्स को नहीं पढ़ोगे तब तक ये चीज आपके अंदर मिसिंग रहेगी, और जब तक ये चीज मिसिंग रहेगी तब तक आप जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस आते हैं, उनको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। क्योंकि फैक्ट याद करोगे, कितने फैक्ट याद करोगे आप, कितने फैक्ट से याद कर सकते हो, कोई नहीं याद कर सकता ना। तो एक फ्रेमवर्क बताती है बेसिकली कि कैसे क्रमानुसार कैसे चीजें होती, क्रोनोलॉजिकली कैसे चीजें हो रही हैं। तो वो जब फ्रेम हो जाएगा आपके माइंड में तो आपको चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए एनसीईआरटीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, राइट। तो इसलिए ये डाउट फोन पे बिल्कुल मत पूछो कि सर एनसीईआरटी पढ़ें या पहले स्पेक्ट्रम पढ़ें या कुछ। आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे पहले। आप लक्ष्मीकांत को भी सबसे पहले मत पढ़िए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा वक्त है, 1 साल 2 साल का वक्त है, तो आप एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करिए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। फिर आप जब स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ पढ़ेंगे तो आपको 70 to 80% जो मटेरियल वहां है वो एनसीईआरटी से ही मिलेगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। तो आपको लगेगा हाँ मैंने सही चीज पढ़ी है। फिर वो क्या रिवाइज होगा, कंसोलिडेट होना स्टार्ट होगा, मजबूत होना स्टार्ट होगा, फिर आप रिवाइज कर पाओगे, राइट। तो एनसीईआरटीज आर मस्ट, ओके। एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना है आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन, ऑलराइट। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये इसका नाम है। अब कोई इसमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि ग्रामर क्या है, फ्रॉम मतलब क्या है, से। अब जैसे ये लिखा है और ये वर्ड लिखा है, अब इन 2 वर्ड का सिर्फ मीनिंग आपको समझना है। ट्रेड मीन्स क्या होता है, ट्रेड मीन्स क्या होता है, व्यापार करना, है ना। अब ये व्यापार आपको नहीं समझना है कि मार्केट में कोई शॉप ओपन हुई है वो भी व्यापार का हिस्सा है। हमें सिर्फ ये समझना है कि व्यापार मतलब कौन से सेंस में बात की जा रही है। ट्रेड तो हर चीज है ना। अब जैसे यहां पे ट्रेड लिखा, फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है, टेरिटरी लिखा हुआ। तो इसका टेरिटरी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये अपने इंडिया का मैप है, ऑलराइट, ये इंडिया का मैप मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये बोलेंगे इंडियन टेरिटरी है, पूरा इसके अंदर का जितना भी क्षेत्र है इसको इंडियन टेरिटरी बोलेंगे। तो इसका एक सिंपल हम निकाल लेते हैं कि इसका मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र मान लेते हैं। हिंदी में एरिया बोल सकते हैं, तो इसकी जगह आप एरिया भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बट ये थोड़ा सा मैथमेटिकल में ज्यादा यूज होता है, बट यहां पर आपको यही चीज को यूज करना है, ऑलराइट। अब इसके बाद अब इसका मतलब है से। तो अब देखिए यहीं से ये जो आपके है ना चैप्टर एनसीईआरटी वो आपको समझाना शुरू करते हैं कि कैसे आपको समझना है बेसिकली। तो फ्रॉम, फिर व्यापार और फिर क्षेत्र। तो जब यहां पे कौन आए, सबसे पहले यहां पे आए हमारे ब्रिटिश आए, है ना। इन्हीं से हम लोग मानना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई। तो फ्रॉम मतलब से, ट्रेड मीन्स व्यापार और टेरिटरी मीन्स क्षेत्र। तो व्यापार करने के लिए आए थे पहले, फिर टेरिटरी इन्होंने, फिर ये पूरे भारत पे इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया, ठीक है ना, रूलर बन गए, यहाँ के शासक बन गए ये पूरी तरीके से। तो व्यापार करने से लेकर के टेरिटरी तक, टेरिटरी को हासिल करने तक के बारे में बताया जा रहा है ना। तो फ्रॉम मीन्स से, और यहाँ टू का मतलब क्या निकल के है, तक।
ठीक है ना, कि व्यापारिक कंपनी बन के आए थे यहाँ पे, ट्रेडिंग है ना, अभी यहाँ पर वो सारी चीजें लिखी होंगी। ऑलराइट, अब क्या बनाते हैं, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। अब इसका पावर का मतलब क्या है, शक्ति वैसे, बट वो नहीं समझना आपको, पॉलिटिकल पावर की बात की जा रही है, ठीक है ना, किस तरीके से पॉलिटिकली वो यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गए। ठीक है, तो बस इतना अब आपको ये इसको सिर्फ ऐसे ही समझना है और इसमें कोई माइंड लगाना, ग्रामर क्या है, वर्ड क्या है, वोकैबुलरी क्या, जो होगा भी आपको ऑटोमेटिक ये सब रिवाइज होगा, खुद ही आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको समझना है कि अब यहां पे क्या लिखा है, औरंगजेब, तो बड़ा करता हूं मैं इसको, राइट। यहां पे लिखा औरंगजेब, औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। रूलर्स मतलब क्या है, शासक, है ना। अब इस लाइन का मतलब क्या, देखो यहां पे कुछ भी आपको नहीं, थोड़ा सा जो भी समझ में आया उसमें आपको ये देखना कि औरंगजेब, औरंगजेब के यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या हो सकता है, तो ये कौन से थे, ये मुगल थे। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, मुगल रूलर्स, बहुत सारे जितने भी मुगल रूलर्स हुए थे उनमें से जो सबसे शक्तिशाली मतलब राजाओं में से एक था, कौन था, औरंगजेब था, और ये लास्ट शक्तिशाली राजा था, तो इसे लिखा है कि औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। ठीक है, तो जितने भी मुगल रूलर्स थे, मुगल शासक थे, उनमें से जितने भी शक्तिशाली थे उनमें से ये लास्ट सबसे शक्तिशाली था। इसके बाद जितने भी रूलर्स आए या शासक आए, ठीक है ना, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे जितना कि औरंगजेब था, राइट। तो ये इसका मतलब हो गया। अब यहां पे आपको कोई कुछ भी ग्रामर नहीं लगाना, अब आपको लिखना क्या है, अब यहां पे नोट्स कैसे बनाने, आपको सिर्फ ये माइंड में रखना है कि औरंगजेब वॉज द लास्ट मुगल रूलर हु वॉज द पावरफुल, राइट। ऐसे आपको समझना है, सिर्फ आप स्टार्ट तो करिए, है ना, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट। जैसे आप स्टार्ट करोगे देन स्लोली थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग टू योर माइंड एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, हेंस द कॉन्फिडेंस इन योर माइंड विल इंक्रीज एंड देन यू वुड बी एबल टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, राइट। सो अब उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या है, ही। अब ही क्या है, ही मतलब वाह होता है। अब यहां ही है किसके लिए, औरंगजेब के लिए ये, ठीक है ना। तो ही इस्टैब्लिश्ड, अब इस्टैब्लिश का मतलब क्या है, ऐसे वर्ड मीनिंग जो इंपॉर्टेंट है उनको आप लिखो। इस्टैब्लिश मीन्स क्या होता है, स्थापित करना, स्थापित करना। अब इस्टैब्लिश्ड है तो स्थापित किया, स्थापित किया, ऑलराइट, ये इसका मतलब हो गया। ही इस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। अब देखिए टेरिटरी क्या है, अब इसका मतलब पता है क्षेत्र, ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी, तो ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट, अब आप इसको खाली रीड करने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी ही इस्टैब्लिश्ड पावर और कंट्रोल। तो कंट्रोल किया मतलब किस चीज पर, वेरी लार्ज पार्ट। जैसे इंडिया का ये मैप अगर आप बना लो आज के टाइम का जो मॉडर्न है, ठीक है, ये मान लो पाकिस्तान वगैरह सब था उसमें, पूरा अफगानिस्तान वगैरह मिला के, राइट, ऐसे करके पूरा, तो एक बड़े एरिया पे, बड़े ओवर लार्ज पार्ट ऑफ, तो इसको समझो आप, ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी है ये, ठीक है। तो ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया, जिसको, दैट इज मतलब क्या है, जिसको, जिसको नाउ मीन्स अब, जिसको अब इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो नोन एज इंडिया मतलब इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब आपको समझ में आ रही होगी चीजें कि इतना ज्यादा टफ नहीं, हमें एक एक वर्ड पे फोकस नहीं करना, हमें बस सेंस समझना है, सेंस हमारा डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वी वुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो। और ये भी माइंड में रखिए आप कि जो ये पूरा आप रीड कर रहे हो, ये आपका सीसैट आता ही आता है और उसको क्वालिफाई करना ही करना है। तो ये समझिए सीसैट के ही पैराग्राफ्स हैं आपके सामने, ऑलराइट। तो ये भी चीज माइंड में आप रखो। अब देखिए यहां पे क्या है, आफ्टर हिज डेथ, अब हिज मतलब क्या है, इसकी, अब इसकी किसकी, औरंगजेब की डेथ, है ना। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, इसको कैसे पढ़ते हैं, 1707 भी पढ़ते हैं, इसको ओ ऐसे बोलते हैं, 1707 या 1707 ऐसे करके भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इसके उच्चारण है ये, या आप इसको बोल सकते हो 1707 भी बोल सकते हो, ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मेनी मुगल गवर्नर्स, तो गवर्नर्स को क्या बोलते हैं, सूबेदार। आप देखिए मिडिवल हिस्ट्री जो होती है, ठीक है ना, जब वो आती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो उसमें पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड को मिडिवल हिस्ट्री में क्या बोलते थे, राइट। तो गवर्नर्स बोलो या सूबेदार बोलो, एकदम सेम बात थी, राइट। तो इस तरीके से नोट्स आपको बनाए, तो इक्वल करके आप लिख लो ऐसे करके, तो ये आपके नोट्स बनने। अब आपको 2 पॉइंट यहां से मिले कि औरंगजेब जो था वो लास्ट मुगल रूलर एम्पायर था, ऑलमोस्ट लास्ट मतलब पावरफुल लास्ट मुगल एम्पायर था जो कि शक्तिशाली था। इसके बाद जो भी हुए, इसके बाद जितने भी आए बहादुर शाह जफर तक, जितने भी हुए आखिरी तक, वो इतने पावरफुल नहीं थे जितना कि औरंगजेब था, और औरंगजेब से भी ज्यादा पावरफुल रह चुके हैं, बट लास्ट में जो था सबसे पावरफुल जो था मुगल रूलर वो था औरंगजेब। अब सेकंड क्या था, इसकी डेथ कब हुई, 1707
1707 में हुई, ठीक है ना, 1707 में हुई। और थर्ड आप क्या जान सकते हो कि गवर्नर और सूबेदार जैसा एक सेम इसका मतलब होता है, ठीक है, ये समझ में आया आपके। ऐसे आपको नोट्स बनाए, तो नोट्स ये कैसे बनाने हैं, खाली ऐसे वर्ड्स के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी डेथ ये हुई, लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर था, तो आपके कितने वर्ड, 4 हुए वर्ड, बस ऐसे करके नोट्स बनाने हैं आपको। पूरी की पूरी लाइन थोड़ी ना लिखनी है आपको। तो इससे आप जैसे हिंदी में ही पढ़ोगे तो हिंदी में भी तो आप नोट्स बनाओगे, तो इससे बेटर है कि आप इंग्लिश में वर्ड लिखो, जो हिंदी में आप याद करो उसको आप इंग्लिश में याद करना स्टार्ट करो, राइट। और हाउ टू राइट इट प्रॉपर्ली आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। अब देखिए फिर क्या है, यहां बताया कि मेनी मुगल गवर्नर्स मीन्स सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स, बड़े बड़े जो जमींदार थे और जो गवर्नर्स थे मुगल साम्राज्य के, बिगैन मीन्स शुरू किया, बिगैन असर्टिंग मीन्स दावा करना, मतलब बताना कि ये मेरा एरिया है, असर्टिंग देयर अथॉरिटी, इनकी अथॉरिटी मीन्स अपने अधिकार का दावा पेश करना शुरू किया कि ये जो क्षेत्र है ये मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर का आता है, इतना एरिया या इतना एरिया ऐसे करके, ठीक है, ये बताया जा रहा है अथॉरिटी। एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम, तो रीजनल मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय किंगडम। तो जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए उस टाइम का यूपी रहा होगा ऐसे करके, ठीक है ना, ये मान लीजिए ऐसे करके यूपी रहा होगा और ये यहां पे ऐसे करके, तो अब ये क्या रीजनल किंगडम, यूपी के अंदर 3-4 मतलब मुगल एम्परर्स या मुगल जो वहां के गवर्नर से बोलते कि ये एरिया मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, इसको बोलेंगे रीजनल किंगडम। या यहाँ पे आंध्र प्रदेश हैदराबाद के आसपास जो है मुगल एम्परर थे, ठीक है ना, तो वो लोग बोले कि ये वाला मेरा एरिया है, तो वहां उसको बताते हैं कि एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय राज्यों को, क्षेत्रीय राज्य बना रहे थे, अपना खुद का, ये छोटा सा मेरा राज्य है उसको दिखा रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहीं से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, डिक्लाइन मतलब गिरावट होना स्टार्ट हो जाती है बहुत ही तेजी के साथ, राइट। फिर क्या है, एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज मतलब क्या था, उभरना। अब उभरना अगर आप हिंदी में डायरेक्ट पढ़ोगे तो मतलब ही समझ आएगा। अब बता के जैसे ही यहां पर एज का मतलब जैसे ही पावरफुल रीजनल किंगडम, तो जो क्षेत्रीय जो वहां के छोटे छोटे राज्य थे वो जो मजबूत थे, जो शक्तिशाली थे, पावरफुल जो थे वो किंगडम, ठीक है ना, वो किंगडम जैसे ही उभरना स्टार्ट हुए इन वेरियस पार्ट। तो वेरियस मतलब क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे एक आंध्र प्रदेश के आसपास हो गया, एक बिहार के आसपास हो गया, एक मालवा के आसपास हो गया, एक यूपी के पास हो गया, एक दिल्ली के आसपास हो गया, ऐसे करके पूरे इंडिया में कई जगह पर जब ये सेंटर्स उभरना स्टार्ट हो चुके थे तो दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। अब इसका मतलब क्या, क्योंकि ये तो दिल्ली तो राजधानी थी, तो जब दिल्ली राजधानी थी तो अब यहां पर दिल्ली कुड नो लॉन्गर। अब इसका नो लॉन्गर मतलब क्या, जैसे अभी तक आप लोग मान लीजिए हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप ये बोल सकते हैं कि आई नो लॉन्गर, इस सेंटेंस को लिख लो आप, आई नो लॉन्गर प्रिपेयर इन हिंदी मीडियम। तो इसका मतलब है अब मैं